ले चुके हो। और आज मैम आपको क्या बताने वाले हैं, आज बताने वाले हैं एक ऐसी चीज जिसने ना बहुत ब्रांड की हेल्प की है। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे जो इस एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से, एक पर्टिकुलर स्किल सेट की वजह से अपनी वेबसाइट्स को और अपने बिजनेस को रैंक किया है। तो हमने नाम सुना ही है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ये सारे ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक, पेड नहीं, ऑर्गेनिक तरीके से किस तरीके से अपनी वेबसाइट्स को रैंक करती है गूगल के सर्च इंजन पे, बिंग के सर्च इंजन पे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं इसके अंदर। तो आज ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसई, और बहुत बार देखते हैं, आज वही चीज मैम आ रहे हैं आपको बताने के लिए कि भाई ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। तो वेलकम दिव्या मैम। थैंक यू दीपक। ओके, ओवर टू यू। पहले हम बहुत सारे सेशन जेंडर के बेसिस पे लास्ट सेशन में हमने सीखा कि जो भी आप कैंपेन चला रहे हो, जहां पे भी आप पैसे लगा रहे हो, कैसे आप उस रिजल्ट को मेजर करो। क्योंकि सिर्फ पैसा लगाना आपका मकसद नहीं है, पैसे लगाने के अगेंस्ट आपका आय क्या है, आपका एड, आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये हमने सीखा लास्ट सेशन में। तो आइए आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की। जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग की टेक्निक्स या एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, हमेशा दो शब्द सबसे टॉप में आते हैं, पेड मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग तो वो सब हो गया जो हमने आज तक डिस्कस किया, आपके सारे कैंपेन्स। पेड मतलब जहां पे आप पैसे दे रहे हो हर कैंपेन, हर एक एड पे क्लिक करने के, अपने कस्टमर के क्लिक्स पे या इंप्रेशंस पे। ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है आपका वो ट्रैफिक, आपके वो कस्टमर्स या यूजर्स जिनको आप क्लिक करने के पैसे नहीं दे रहे हो। जब वो आपके बारे में गूगल पे या बिंग पे या किसी भी सर्च इंजन पे, सर्च इंजन होता है कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे जाके आप अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको शूज लेने हैं, आप गूगल पे जाके भी लिखते हो बाय शूज, तो वो आपका है सर्च इंजन, और उसके आगे आने वाले रिजल्ट्स को हम कहते हैं पेड या ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बारे में कि कैसे आप अपना ऑर्गेनिक ट्रैफिक को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे अपना बिजनेस ऑर्गेनिकली आगे लेके जा सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक जैसे कि आप देख सकते हो, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्या कॉन्सेप्ट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस है, आइए जानते हैं। ओवरव्यू सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम ओवरऑल आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेब कंटेंट। अब वेब कंटेंट क्या होता है? जो भी आपकी वेबसाइट पे कंटेंट या इंफॉर्मेशन, चाहे वो आर्टिकल्स हो, चाहे वो ब्लॉग्स हो, चाहे कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, या अबाउट योर बिजनेस हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने वेबसाइट, अपने ब्रांड या अपनी कंपनी के बारे में दी है, उसको हम कहते हैं वेब कंटेंट। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है कि किस तरह से उस कंटेंट को, उस आर्टिकल को या ब्लॉग को आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, क्या प्लेसमेंट, क्या पोजीशन होगी। अगर आपको कॉन्टैक्ट अस का एक बटन लगाना है तो वो टॉप राइट में होगा, बीच में होगा, टॉप लेफ्ट में होगा या बॉटम में होगा। ये सब को ऑप्टिमाइज करना, सही तरीके से प्लेस करना, सही तरीके से इस्तेमाल करने को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजिंग द वेब कंटेंट। दूसरा हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ। जब आप पेड कैंपेन्स चला रहे हो, जब आप इतनी सारी मार्केटिंग कर रहे हो, तो क्या जरूरत है एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है, ये भी हम आगे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि क्या टेक्निक्स हैं एसईओ की। तो एसईओ ज्यादातर आपका दो या तीन तरह का होता है, दो तरह के में आपके मेनली आते हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। तो ऑन पेज में आप सीखेंगे कि आपके वेब पेजेस में रेलेवेंट कीवर्ड्स क्या है, मेटा टैग्स क्या है, और कैसे क्वालिटी कंटेंट आपको डालना चाहिए फॉर बेटर रैंकिंग्स। और हम पढ़ेंगे ऑफ पेज के बारे में। कुछ लोग एसईओ में एक तीसरे तरह का, एक थर्ड तरह का टाइप भी कंसिडर करते हैं, जिसको टेक्निकल एसईओ कहते हैं। लेकिन टेक्निकल एसईओ ज्यादातर आपका ऑन पेज की कैटेगरी में ही आता है। ऑन पेज और ऑफ पेज का मतलब हम डिटेल में आगे समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनिकली आप ट्रैफिक को बूस्ट कर सकते हो बिना पैसे दिए, क्लिक्स या इंप्रेशंस के। आप ऑर्गेनिकली ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स और यूजर्स को अपनी वेबसाइट पे ला सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स और सेल्स आए। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि जब भी आप कोई भी कीवर्ड, जैसे कि यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपने जाके गूगल पे टाइप किया और गूगल ने आपको बहुत सारे रिजल्ट्स दे दिए। टॉप टू जो आप देखेंगे, वहां टॉप लेफ्ट में आपको एड दिखेगा लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये पेड एडवर्टीजमेंट है, लोगों ने इसके लिए पैसे, एडवर्टाइजर्स या जो भी इस बिजनेस का मालिक है या जो भी इसके लिए मार्केटिंग टीम है, उन्होंने इसको का कैंपेन चलाया है, इस एड के लिए पैसे दिए, इसलिए आपको ये टॉप पे दिख रहा है। जब भी किसी कंटेंट के ऊपर एड
या स्पॉन्सर्ड लिखा होता है वो आपका पेड कंटेंट होता है। अब जब आप थोड़ा नीचे देखेंगे आपको दिखेगा ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, मतलब ये वो वेबसाइट्स है जो ऑर्गेनिकली बाय डिफॉल्ट आपने जो भी कीवर्ड डाला है उस पे रैंक कर रही है। रैंक का मतलब उसके आगे जब आपने कीवर्ड डाला उसके आगे आपको रिजल्ट शो कर रही है। तो ये सब जितनी भी रिजल्ट जिन पे एड या स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा होता है ये होते हैं आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। तो 3 एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ज्यादातर यूजर का कस्टमर का माइंडसेट क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस गूगल पे जाके सर्च करते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आप हमेशा टॉप के रिजल्ट पे ही क्लिक करते हो। कोई ऐसा नहीं करता कि स्क्रॉल करके वेबसाइट के नीचे जाए, पेज के लास्ट रिजल्ट पे क्लिक करे या फिर सेकंड या थर्ड पेज पे क्लिक करे। तो ये बहुत जरूरी है जब आप अपना एसईओ कर रहे हैं, जब भी आप अपना वेबसाइट का कंटेंट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, आपको ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा हायर पोजीशन पे या फर्स्ट पोजीशन पे आपकी वेबसाइट आए। उसी ऑप्टिमाइजेशन को हम कहते हैं एसईओ। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं क्लैरिटी देने के लिए कि आज तक आपने जो पढ़ा जो समझा पेड कैंपेन्स के बारे में, जिसको हम पीपीसी भी बोलते हैं, वो कैसे डिफरेंट है एसईओ से, और क्या आपको एसईओ करना चाहिए या पेड कैंपेन्स, ये डिफरेंस जानने क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या एक करना काफी है या दोनों के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप हेडर पे ध्यान दीजिएगा तो आप पढ़ सकते हैं फ्री ट्रैफिक वर्सेस फास्ट रिजल्ट। अब क्या है फ्री ट्रैफिक? जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो आपको अपना रिजल्ट दिखाने के लिए, इंप्रेशन के लिए या क्लिक के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आप पेड कैंपेन्स चलाते हो जैसे कि गूगल पे या फेसबुक पे, तो जब भी कोई कस्टमर या यूजर आपकी एड पे क्लिक करता है तो आपको एक अमाउंट, कोई भी बिड या जितना भी अमाउंट गूगल या फिर मेटा आपके लिए डिसाइड करता है, आपको वो अमाउंट पे करना पड़ता है पर क्लिक या पर 1000 इंप्रेशन के लिए। हालांकि एसईओ में ऐसा नहीं है। एसईओ आप ऑर्गेनिकली लॉन्ग टर्म ऑप्टिमाइज करते हो और इसलिए हम उसको कहते हैं फ्री ट्रैफिक, इसलिए हम उसको कहते हैं ऑर्गेनिक एंड नॉट पेड। वर्सेस फास्ट रिजल्ट, हमने यहाँ पीपीसी की जगह फास्ट रिजल्ट क्यों बोला है? क्योंकि जब आप कैंपेन चलाते हो ना, तो जैसे ही आप कैंपेन पे बजट या पैसे डालते हो, इमीडिएटली आपका कैंपेन आपको इंप्रेशंस, क्लिक्स और ट्रैफिक देने लगता है। जितने टाइम के लिए आप कैंपेन चलाते हो उतने टाइम के लिए आपको वो इंप्रेशंस और क्लिक्स दिखेंगे और जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। जब भी कोई एड आप चलाते हो या प्रमोशन आप चलाते हो, उसका रिजल्ट आपको हमेशा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से जल्दी मिल सकता है, क्योंकि वो इमीडिएटली आपका अलग अलग प्लेसमेंट्स और इन्वेंट्रीज पे आपका एड दिखाना चालू कर देगा। तो आइए पढ़ते हैं पेड वर्सेस एसईओ के क्या डिफरेंस है। प्रोज एंड कॉन्स हमने एसईओ के भी लिखे हैं और पेड कैंपेन्स के भी। सबसे पहला है फ्री ट्रैफिक। एसईओ आपको देता है फ्री ट्रैफिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको उस एड के क्लिक के लिए कोई पैसे नहीं देने हैं। टेक्स टाइम टू बिल्ड मोमेंटम। एसईओ एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, अब अपनी वेबसाइट पे कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि मैंने कॉन्टैक्टस के बटन का कलर ब्लू से पिंक कर दिया तो मुझे ज्यादा रिजल्ट आ जाएंगे। ये एक टेस्ट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल। आप लॉन्गर रन में एक्टिविटीज कंटिन्यूसली करते रहते हो, अपने कैंपेन, अपनी वेबसाइट का कंटेंट अपडेट करते रहते हो, इंफॉर्मेशन चेंज करते रहते हो, ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग्स या इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे डालते रहते हो। तो ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है और ये धीरे 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 आपकी एसईओ की रैंकिंग, आपके पेज की रैंकिंग को इंप्रूव करता है थ्रू राइट स्ट्रैटेजी। जैसे जैसे आप अच्छा एसईओ करेंगे, अच्छी टेक्निक्स इंप्लीमेंट करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट के लिए क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा, तो ओवर द टाइम आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। लेकिन पेड कैंपेन्स में ऐसा नहीं है। अगर आप आज सर्च इंजन पे टॉप पे अपनी एड दिखाना चाहते हो, ज्यादा बजट डाल दीजिए, हायर बिड लगा दीजिए, आपकी एड आज से ही आपको दिखने लग जाएगी गूगल सर्च के टॉप रिजल्ट्स पे। सीपीसी कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। ये इसका ड्रॉबैक है कि आप पैसे तो डाल दोगे, आप बिड ज्यादा कर दोगे, लेकिन पेड ट्रैफिक और ऑर्गेनिक ट्रैफिक में किस चीज का फर्क है? पैसे का। जब आप पेड कैंपेन चलाते हो, अपनी ऐड दिखाते हो और कोई क्लिक करता है और आपको चाहिए कि टॉप पेज पे है, तो आपके जो सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक है, वो बहुत हाई आ सकती है पेड कैंपेन्स के केस में। फिर सेकंड हम बात करते हैं प्रॉस, क्या प्लस पॉइंट है एसईओ का। नो नीड टू टर्न कैंपेन्स ऑन एंड ऑफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, ये हमेशा आपकी चलती रहेगी। इसका कोई कैंपेन नहीं है कि आपने आज चलाया और कल बंद कर दिया, तो इसके लिए आपको कोई ऑन एंड ऑफ नहीं है, ये आपकी कंटिन्यूस एक्टिविटी है। इसका ड्रॉबैक क्या है? स्पेशल स्किल सेट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट। एसईओ आप किसी एक्सपर्ट को, किसी एजेंसी को या किसी फ्रीलांसर को दे सकते हैं जो आपके लिए एसईओ करे। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है वेबसाइट की या कंटेंट की या बैकएंड की, तो हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो एक अच्छा एसईओ अपनी वेबसाइट के लिए करना। हालांकि पेड कैंपेन्स में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपने बजट डाल दिया, आपने ऐड चला दी, तो आपके पास ज्यादा कंट्रोल है अपने एड्स के ऊपर और आप इमीडिएटली रिजल्ट्स देख सकते हो। तो और
पेड कैंपेन्स का ड्रॉबैक ये है कि आपको तब तक ही ट्रैफिक, इंप्रेशंस या क्लिक्स, इंप्रेशंस मतलब कितने लोगों ने आपकी ऐड देखा, क्लिक मतलब कितने लोगों ने आपकी ऐड पे क्लिक करा, ये तभी तक आएगा जब तक आप कैंपेन्स पे पैसे खर्चते रहोगे। एसईओ का ऐसा नहीं है। अगर आपने एसईओ में अच्छी स्ट्रैटेजीज चला के 6 महीने आपने एसईओ अच्छे से परफॉर्म किया, अच्छे से टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट किया, तो आपकी वेबसाइट ऑनलाइन रैंकिंग एक लंबे समय तक के लिए करती रह सकती है। फिर हम तीसरी बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव ट्रैफिक एंड एक्विजिशन चैनल। एसईओ की ये अच्छी बात है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। हो सकता है आपने अपने फ्रीलांसर एजेंसी को एक सर्टेन अमाउंट दे दिया हो, लेकिन वो एसईओ अच्छा कर रहे हैं, तो लॉन्गर रन में आपकी वेबसाइट तो ऊपर टॉप पे आती जा रही है, और लोग चाहे 50,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 50 मिलियन हो, ज्यादा से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे कंटिन्यूसली आता जा रहा है, जिसके लिए आप पे नहीं कर रहे हो। हर एक क्लिक और इंप्रेशन के लिए आप पे नहीं कर रहे हो। इसका ड्रॉबैक क्या है? नो गारंटी ऑफ रैंकिंग और ट्रैफिक। आपको नहीं पता, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो कितना ट्रैफिक है। हालांकि आपका पेड कैंपेन्स में इंस्टेंटली रिजल्ट आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपने आज कैंपेन चलाया, ज्यादा बिड करी, टॉप पे आपकी रिजल्ट्स, आपकी एड्स दिखने लगी, तो आपको इमीडिएटली ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन क्लिक्स आने लग जाएंगे, और हो सकता है उससे आपकी लीड्स और सेल्स भी बढ़ जाए। ऑनगोइंग मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। पेड कैंपेन्स का एक ड्रॉबैक है कि आपको ऑप्टिमाइज और मोनेटाइजेशन रेगुलरली करना पड़ेगा। मतलब आपको रेगुलरली अपने कैंपेन्स पे पैसे डालते रहना पड़ेगा और रेगुलरली उसको ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ेगा। फिर बात करते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स लास्ट लॉन्गर देन पीपीसी कैंपेन्स। आपकी एसईओ के रिजल्ट या बेनिफिट ज्यादा लंबे तक आपके साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी ने 6 महीने तक आपका एसईओ किया, हो सकता है आपकी वेबसाइट अच्छा रैंक कर रही है गूगल के सर्च पेज पे 1 साल, 1.5 साल या 2 साल तक के लिए भी, जब तक कोई और कंपटीशन आपसे ऊपर रैंक नहीं कर रहा है या आपसे बेहतर एसईओ नहीं कर रहा। इसका ड्रॉबैक है लिमिटेड कंट्रोल ऑन द एंड रिजल्ट। आपको नहीं पता कि आप कितना ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे भेज रहे हो, क्योंकि आपकी वेबसाइट तो रैंक कर रही है फर्स्ट पोजीशन पे। अब जितने लोग गूगल पे उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आके सर्च कर रहे हैं, वो सब आपके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, सब आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं, तो आपको कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि पेड कैंपेन्स पे आपका ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल है। जितना आप स्पेंड लगाओगे, जितनी टारगेट मार्केट डालोगे, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में अगर आप ऐड दिखाओगे, तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर के यूजर्स को टारगेट कर रहे हो। पैन इंडिया अगर आप अमाउंट डाल रहे हो, पैन इंडिया को आप टारगेट कर रहे हो अपने कैंपेन में, तो पूरे इंडिया की टारगेट ऑडियंस आप रीच आउट करोगे। तो बेसिकली पेड कैंपेन्स में आपका कंट्रोल ज्यादा है। एसईओ में आपका ट्रैफिक पे कोई कंट्रोल नहीं है। कितना ट्रैफिक आएगा, कितना सेशन इंप्रेशन, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो आपको कंट्रोल पेड कैंपेन्स पे ज्यादा मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको एसईओ पे ज्यादा मिलते हैं। इजिली टर्न अप एंड डाउन एज नीडेड। तो अगर आपकी कोई प्रमोशन है, स्पेशल कोई होली दिवाली डिस्काउंट है आपकी कंपनी में या आपके प्रोडक्ट पे, तो आप पेड कैंपेन्स इमीडिएटली चला सकते हो। हालांकि एसईओ को प्लान करने में आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा उस पर्टिकुलर प्रमोशन को प्रमोट करने के लिए। तो पेड कैंपेन्स अगर आपको 10 दिन के लिए चलाने हो, तो ये आपके कंट्रोल में। आप आज कैंपेन स्टार्ट करो, दिवाली तक चलाओ, या दिवाली के बाद आप उस कैंपेन को बंद करो, फुल कंट्रोल है आपके पास। सिग्निफिकेंट पीपीसी नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड। हाँ, आपको अपने कैंपेन्स चलाने के लिए थोड़ी बहुत तो मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है, गूगल एड्स कैसे काम करता है, मेटा की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं एसईओ। इसमें सीटीआर हायर होती है। सीटीआर क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। कितने लोग आपकी ऐड देख रहे हैं? अगर 10 लोग आपकी ऐड देख रहे हैं और उसमें से 10 के 10 लोग क्लिक कर रहे हैं, तो मतलब आपका 100% सीटीआर है। अगर 10 में से 8 लोग आपकी ऐड पे क्लिक कर रहे हैं देखने के बाद, तो मतलब आपका 80% सीटीआर है। एसईओ में ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि आपका सीटीआर ज्यादा हाई होता है, क्योंकि लोगों को ऑर्गेनिकली टॉप पे आई हुई वेबसाइट पे ज्यादा ट्रस्ट होता है। तो जब वो आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिकली ऊपर देखते हैं बिना किसी एड या स्पॉन्सर्ड बटन के, तो वो ज्यादा उस पर विश्वास कर पाते हैं और क्लिक कर पाते हैं। आप खुद ही सोचिए, जब आप Amazon पे कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि Amazon आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स दिखाता है, लेकिन ज्यादातर आप ऑर्गेनिक प्रमोशन या ऑर्गेनिक लिस्टिंग के साथ जाते हैं उन प्रोडक्ट्स में जिसमें अच्छे रिव्यू हो, जो आपके बजट के अंदर आते हो, और आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो सिमिलरली आपकी वेबसाइट में भी ये काम करता है। पेड कैंपेन्स और ऑर्गेनिक में ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे ट्रस्ट करते हैं। लोअर कन्वर्जन रेट देन पेड। कन्वर्जन रेट हो सकता है यहाँ पे आपका लोअर हो, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट की रैंक तो हाई कर रहे हो, लेकिन पेड कैंपेन्स में आप अपनी एड कम्युनिकेशन सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हो। बाय नाउ, क्लिक नाउ, परचेज नाउ, लर्न मोर, इस तरह के जो एड पे आप मैसेज लिखते हो, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है यूजर और कस्टमर के माइंड पे, और आप उनको एक एक्शन लेने के लिए एंकरेज करते हो कि अगर आप हमारी एड पे क्लिक कर रहे हो, वेबसाइट पे आ रहे हो, तो ये प्रोडक्ट आपको बाय करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं ऑडियंस टारगेटिंग ऑप्शंस की। एसईओ में आपके पास
कोई ऑप्शन नहीं होता टारगेटिंग का कि मुझे सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करना है या मुझे 25 से 35 साल के लोगों को टारगेट करना है। पेड कैंपेन्स में आपके पास वो अपॉर्चुनिटी या वो लिवरेज होता है कि आप अपने कैंपेन की सेटिंग्स में जाके स्पेसिफिक ऑडियंस, चाहे उनकी एज हो, चाहे उनका इंटरेस्ट हो, चाहे उनका जेंडर हो, उस हिसाब से टारगेट कर सकते हो। कॉस्ट कैन ऐड अप वेरी क्विकली। सबको पता है पेड कैंपेन्स में आपका स्पेंड ऊपर जा सकता है। जितनी नीश, जितनी नैरो आपकी टारगेटिंग होगी, उतना ज्यादा आपको पे करना पड़ सकता है। लास्ट, स्मॉलर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजिंगली क्राउडेड लैंडस्केप। स्मॉलर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट का मतलब आप कम पैसे लगा के ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट पा सकते हो, एसईओ से लॉन्ग टर्म में पा सकते हो। पीपीसी में मार्केटिंग डेटा आपका बहुत ज्यादा होता है, आप पैसे लगाते हो, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को रीच आउट करते हो। उस डेटा को कैसे आपको यूज करना है, ऑडियंस सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, वो सब भी बहुत डिपेंड करता है। और कैंपेन कॉम्प्लेक्सिटी, आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए गूगल एड्स और मेटा एड्स की, उन कैंपेन्स को चलाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस, जब आपके पास इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी मार्केटिंग की टेक्निक्स है, तो हमें एसईओ क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज, पिछले कुछ सालों में हुई रिसर्च हमें ये बताती है कि आपका जितना भी ट्रैफिक, अगर 100 लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं ना, अधिकतर केसेस में 50 से ज्यादा लोग सिर्फ ऑर्गेनिक रिजल्ट से आते हैं। 53% एज पर द लास्ट रिसर्च। एसईओ इंडस्ट्री इज बूमिंग, ऐसा स्टडीज कहती हैं, ऐसा रिसर्च कहता है कि आने वाले सालों में 2028 तक एसईओ इंडस्ट्री $122 बिलियन की हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस और एडवर्टाइजर्स एसईओ करवाना चाहते हैं। सर्च इज फ्रेगमेंटेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, तो सर्च, जो यूजर सर्च है, वो हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे है। आप Amazon पे जाओ, आप मिंत्रा पे जाओ, आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, आप गूगल पे जाओ, आप टिकटॉक या यूट्यूब पे जाओ, हर जगह जाके आप अपना इंटेंट का कीवर्ड डालते हो, आपको क्या देखना है, क्या सर्च करना है। तो ये आपके लिए जो सर्च ऑप्टिमाइजेशन है, बहुत क्रूशल बन जाता है ये टेक्निक, ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि हर कोई यूजर या कस्टमर आज की डेट में जाके किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च कर रहा है कि उसको चाहिए क्या। हायर रैंकिंग लीड टू बेटर रिजल्ट्स, जितना ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइंडसेट, साइकोलॉजी कैसे काम करती है एक इंसान की। अगर आपने गूगल पे जाके आज कोई चीज सर्च करी है, बहुत हाई चांसेस है कि आप पहली या दूसरी रिजल्ट में से या एड में से कुछ क्लिक कर देंगे। बहुत कम ऐसा होगा, या शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने पूरी वेबसाइट नीचे स्क्रॉल करी, आपने सर्च रिजल्ट के बॉटम तक गए और देखे कि कौन कौन से रिजल्ट्स हैं और लास्ट पे आप क्लिक कर रहे हो। तो जितने हायर पोजीशन पे आप आओगे अपने एसईओ रिजल्ट्स में, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। एसईओ सस्टेनेबल एंड ट्रस्टवर्दी, जैसे कि मैंने बोला कि एसईओ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। Amazon पे एड्स में जो प्रोडक्ट आते हैं, उससे ज्यादा लोग उन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं जो ऑर्गेनिकली टॉप पे आए, जिनका रेलेवेंस उनके कीवर्ड से ज्यादा है, या जिन पे रिव्यूज और रेटिंग्स अच्छी है। ग्रोथ, एसईओ की ग्रोथ लॉन्ग टर्म है। ये सोशल मीडिया कैंपेन की तरह या पेड कैंपेन की तरह नहीं है कि अगर आपने कैंपेन आज बंद कर दिया तो आपके इंप्रेशन या क्लिक्स आने बंद हो जाएंगे। एसईओ आपका चलता रहता है। आप 6 महीने या 3 महीने स्पेंड करो, अपनी एजेंसी को 3 महीने तक पैसे दो, उन्होंने अच्छी एसईओ करा, उन्होंने आपकी वेबसाइट को टॉप पे ले आया, और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर कोई और कॉम्पिटिटर आपको आउट रैंक नहीं कर रहा है और आप फिर भी टॉप पे दिख रहे हैं, तो आपको रिजल्ट्स आते रहेंगे। तो पेड कैंपेन और एसईओ में एक ये डिफरेंस जरूर है कि आपका एसईओ चलता रहता है, उसके रिजल्ट्स आपको आते रहते हैं, चाहे अगर आप कोई कैंपेन चलाएं चाहे ना। बेसिक डिफरेंस हम बात करते हैं एसईओ के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि दो तरह के मेन टाइप्स ऑफ एसईओ होते हैं। एक होता है आपका ऑन पेज, एक होता है आपका ऑफ पेज। अब ऑन पेज और ऑफ पेज की अगर हम बात करें, तो ऑन पेज होता है जो भी चीजें आप अपनी वेबसाइट पे कर रहे हो, जैसे कि डेफिनेशन बोलती है, इट इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट, टैग्स एंड अदर एलिमेंट्स ऑन योर वेबसाइट पेज। ऑफलाइन में it involves activities that drive awareness and referral traffic to your website from other websites। तो जितने भी एक्सटर्नल, मतलब आपकी वेबसाइट से जो भी बाहर हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया एंगेजमेंट हो, चाहे वो किसी और वेबसाइट पे लिंक बिल्डिंग हो, गेस्ट ब्लॉगिंग हो, ये सारी चीजें जितनी भी आपकी वेबसाइट के बाहर हो रही हैं, ये सारी आपकी आती हैं ऑफ पेज में। ऑन पेज मतलब अगर आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट चेंज कर रहे हो, कलर स्कीम चेंज कर रहे हो, इमेजेस चेंज कर रहे हो, बेटर क्लियर या हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स डाल रहे हो, या अच्छे अच्छे कीवर्ड्स डाल रहे हो अपनी वेबसाइट पे, तो ये सारा पार्ट है आपका ऑन पेज का। आई होप यहां तक सबको सब क्लैरिटी हो, सब समझ आया हो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू पुट योर क्वेश्चन ऑन दी चैट। आप आराम से अपना सवाल या टॉपिक डाल सकते हैं चैट पे, हम लोग आपके क्वेश्चन के आंसर्स सेशन के एंड में देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, कैसे कर सकते हो आप अपने वेबसाइट के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहली चीज,
कंटेंट क्वालिटी एंड रेलेवेंस, जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो, अगर आपके कंटेंट में, आपकी इंफॉर्मेशन में, आपके मैसेज में क्वालिटी नहीं है ना, कोई नहीं पढ़ेगा। बहुत बार आप देखते होगे कि कुछ आपके पास फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत बार आप देखते हो कि कोई आप न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हो, अगर आपको राइट इन्फॉर्मेशन या क्वालिटी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, आप उस आर्टिकल को या उस मैसेज को नहीं पढ़ते हो। तो बहुत जरूरी है, आप जो भी अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो, उसको बहुत इंफॉर्मेटिव बनाओ, वेल रिटर्न बनाओ, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स यूज करो, और मेक श्योर कि जो लैंग्वेज आप लिख रहे हो वो आपके टारगेट ऑडियंस को समझ आए। अगर आप कोई लोकल न्यूज़पेपर या ऐसी वेबसाइट हो जो लोकल ऑडियंस को टारगेट करती है, तो रीजनल लैंग्वेज में बात करो। अगर आप तमिल में हो या साउथ में हो, तो उन लैंग्वेजेस में बात करने की कोशिश कीजिए जो आपके कस्टमर को या टारगेट ऑडियंस को समझ आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग की। इंटरनल लिंक्स होते हैं जो आप अपने बाकी के पेजेस पे या साइट्स पे आप वो लिंक्स ऐड कर देते हो। तो लिंकिंग जितने भी, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कुछ न्यूज आर्टिकल खोला या गूगल का अगर सपोर्ट आर्टिकल भी आप खोलते हो, तो कुछ कीवर्ड्स को उन्होंने लिंक कर दिया होता है, उस पर हाइपर लिंक लगा दिया होता है, वो ब्लू कलर के हो जाते हैं। जब आप उन कीवर्ड्स पे क्लिक करते हो तो वो आपको किसी और वेब पेज पे ले जाते हैं, ताकि उस कीवर्ड की और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो इंटरनल लिंकिंग बहुत जरूरी है। कई बार आप एक आर्टिकल लिखते हो जिसके अंदर 3-4 ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो हो सकता है कि कस्टमर को या यूजर को ना पता हो, तो उन कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है आपका एक और ब्लॉग हो सकता है आपके पास एक और पेज हो जो कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करो। तो हमेशा आप लिंक लगाइए। अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जो हेल्थ ट्रीटमेंट्स के ऊपर बात कर रही है, और किसी को अगर मतलब नहीं पता ग्लूकोमीटर क्या है, और आपको लगता है कि आपने किसी और पेज में या ब्लॉग में ग्लूकोमीटर को एक्सप्लेन कर रखा है, उसका लिंक अपने आर्टिकल के उस कीवर्ड पे लगा दीजिए। इससे क्या होगा, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। अगर वो आर्टिकल पढ़ते वक्त उनको कोई चीज नहीं समझ आई, तो उस लिंक पे क्लिक करके और ज्यादा इंफॉर्मेशन को पाने के लिए दूसरे पेज पे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, कीवर्ड तो वेब कंटेंट की बैकबोन है। कोई भी कीवर्ड, जो भी चॉइस ऑफ वर्ड्स आप यूज कर रहे हो अपने आर्टिकल्स के लिए, अपने ब्लॉग्स के लिए, अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डालने के लिए, वो कीवर्ड्स बहुत रेलेवेंट होने चाहिए। आपके कीवर्ड्स बहुत क्रूशियल है आपके कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो आपके जो भी कीवर्ड की प्लेसमेंट है, कहाँ पे क्या कीवर्ड यूज करना है, कितना अंडरस्टैंडेबल है, कितना अपने यूजर या टारगेट ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपके एलिमेंट्स होते हैं, टाइटल्स, हेडलाइंस, मेटा डिस्क्रिप्शंस, बॉडी कंटेंट, ये सब चीजें बहुत अंडरस्टैंडेबल और इजी बनाइए, लेकिन मेक श्योर कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छा दिखाने के लिए बहुत हाई रेजोल्यूशन या बहुत हैवी पिक्चर्स डाल देते हैं, तो उससे आपकी वेबसाइट का पेज लोड टाइम ज्यादा हो जाता है। तो ध्यान रखिए, आप क्लियर और अट्रैक्टिव इमेजेस डालें, इंफॉर्मेटिव इमेजेस डालें, बट एट द सेम टाइम आपकी वेबसाइट पे हैवी इमेजेस ज्यादा ना हो कि आपकी वेबसाइट का जो एक्सपीरियंस है या जो पेज स्पीड है वो कम हो जाए। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी आपका ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट है। पेज स्ट्रक्चर एंड हायरार्की। अब इमेजिन कीजिए कि आपको किसी ने व्हाट्सएप एक बहुत लंबा सा मैसेज भेज दिया, ना उसमें कॉमा है, ना फुल स्टॉप है, ना कोई स्पेस है, और आप एक पैराग्राफ एक तक पढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपको कितना समझ आएगा। वहीं पे अगर दूसरी तरफ आपको सेम मैसेज किसी ने शॉर्ट पॉइंटर्स, बुलेट पॉइंट्स में स्पेस के साथ भेजा, तो आपको वो देखने में भी सही लगेगा, आपको समझ भी आएगा, आप पढ़ भी पाएंगे। तो पेज का स्ट्रक्चर और हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हेडलाइंस कैसे यूज कर रहे हैं, पैराग्राफ्स को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंटर्स कैसे यूज कर रहे हैं, कहाँ पे स्पेसिंग या इमेजेस डाल रहे हो, तो आपके हायरार्की और पेज स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन में। यूआरएल स्ट्रक्चर, बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ वेबसाइट्स होते हैं जिनका यूआरएल इतना बड़ा होता है कि आप उसको पढ़ तो नहीं सकते हो। कई बार उसमें कुछ सिंबल्स या कुछ कोड्स होते हैं जो आप याद तो नहीं कर सकते हो। अगर आपको अपने दोस्त को बताना है कि तू ट्रैवल कर रहा है और तेरे को होटल बुकिंग करवानी है, तो booking.com से करवा ले। अब booking.com कितना सिंपल यूआरएल है। वहीं पे अगर आपको कोई ऐसा यूआरएल बोलना पड़ जाए जो 1-2 लाइन तक लंबा चला जा रहा है विद कोड्स, तो आप नहीं बता पाओगे। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट का जो भी यूआरएल, जो भी लैंडिंग पेज लिंक या यूआरएल या फाइनल डेस्टिनेशन यूआरएल, बहुत तरह के वर्ड्स हैं यूआरएल को डिफाइन करने के लिए, जो भी यूआरएल है, जो भी लिंक है जो आपकी वेबसाइट का, वो हमेशा क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्प होना चाहिए, इजी होना चाहिए, ताकि कस्टमर उसको रिमेंबर भी कर सके कि अगर वो सिस्टम के आगे, डेस्कटॉप के आगे नहीं है, या उस वक्त अगर वो वेबसाइट को बंद करके चले भी जाते हैं, तो बाद में वो बता सके, जैसे booking.com। अब हम कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं आपको ऑन पेज एसईओ के। जैसे कि हमने बात करी मेटा टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन की, इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि कैसे उन्होंने एक ऊपर हेडलाइन दी है, उसके बाद मेटा टाइटल के बाद एक डिस्क्रिप्शन दी है, टू अट्रैक्ट मोर क्लिक्स एंड मेक इट इजी। तो अगर आपकी वेबसाइट पे
आप बैकएंड पे ये इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो जब भी कोई कस्टमर आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहा है, उनके लिए ये इजी हो जाएगा इस तरह से इन्फॉर्मेशन को समझना। टॉप में आप देख सकते हो कि सैटरडे नाइट लाइव करके हेडर है, फिर वेबसाइट का यूआरएल है, फिर डिस्क्रिप्शन है और नीचे कुछ क्लिकेबल लिंक्स हैं। इससे आपकी इन्फॉर्मेशन काफी स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है और आपके कस्टमर्स के लिए बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, हेडिंग एंड कंटेंट स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने बात करी। अगर ये आर्टिकल हेडिंग और जहां पे सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है या अनदर सबसेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप सोचिए ये हटा के, ये स्पेस हटा के हम एक ही पैराग्राफ बना दें, जैसे कि अगर आपको एक लॉन्ग व्हाट्सएप पे मैसेज आए, तो वो आपके लिए समझना कितना मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे अगर आपने राइट स्पेसेस दिए हैं, हेडर्स दिए हैं, सब हेडर्स दिए हैं, अलग अलग सेक्शन, अलग अलग पॉइंटर्स और पैराग्राफ्स में अपने आर्टिकल को बांटा है, तो ये आपके यूजर के लिए देखने में भी अपीलिंग और सूदिंग होगा, आई कैची भी होगा और रीडेबल भी होगा। अगर आप सब कुछ एक साथ मिक्स कर दोगे तो कोई भी आपका आर्टिकल कुछ सेकंड्स के बाद नहीं पढ़ पाएगा। तो ध्यान रखिए, आप जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपने आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, अपने वेबसाइट कंटेंट का, वो बहुत स्ट्रीमलाइंड हो। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा हेवी इमेजेस मत यूज कीजिए। इमेज के अंदर भी फाइल नेम दीजिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए, ऑल टेक्स्ट दीजिए और कंप्रेस्ड साइज रखिए, ताकि बहुत हेवी इमेज साइज से आपकी वेबसाइट लोड होने में प्रॉब्लम करती है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, आपकी वेबसाइट सिर्फ डेस्कटॉप पे खुल रही है लेकिन फोन पे नहीं खुल रही। ज्यादातर कस्टमर्स और यूजर्स फोन पे बहुत सारी चीजें ऑपरेट करते हैं, पूरा दिन फोन पे रहते हैं। तो आप जो भी डिजाइन बनवा रहे हो अपनी वेबसाइट का, मेक श्योर कि वो हर एक डिवाइस के लिए कंपैटिबल हो, रिस्पॉन्सिव हो, वो फोन पे भी खुल सके, वो आपके डेस्कटॉप पे भी खुल सके, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स पे या आईपैड पे। तो ध्यान रखिए, जो भी डिजाइन है आप अपने वेब डेवलपर को बोलिए कि वो हमेशा रिस्पॉन्सिव हो। फिर बात करते हैं इंटरनल लिंकिंग। जैसे मैंने बताया कि अगर आप कई बार सपोर्ट आर्टिकल या कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे होते हो और आपको किसी वर्ड का मतलब या किसी चीज का मतलब नहीं पता, तो हो सकता है कि उसके अंदर एक हाइपर लिंकिंग हो, ब्लू कलर का हाईलाइटेड कीवर्ड हो, जिसपे आप क्लिक करके दूसरी न्यूज पे या उससे मिलती जुलती और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो, तो आप दूसरे आर्टिकल या पेज पे जा सकते हैं। तो इंटरनल लिंकिंग भी बहुत जरूरी है, इससे आपकी और पेजेस का भी ट्रैफिक बढ़ता है। अब हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ फैक्टर्स की। अभी तक हमने ऑन पेज के बारे में डिस्कस किया, उसके एग्जांपल्स, उसके फैक्टर्स, क्या चीजें आपको ऑन पेज मतलब अपने खुद के लैंडिंग पेज में चेंज करनी चाहिए, खुद की वेबसाइट में। अब बात करते हैं ऑफ पेज, मतलब अपनी वेबसाइट या अपने लैंडिंग पेज के बाहर आपको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहला है बैक लिंक्स। जैसे इंटरनल लिंकिंग होती है, सिमिलरली आपकी बैक लिंक्स होती हैं। इसमें कस्टमर या यूजर सिर्फ आपकी वेबसाइट के दूसरे पेज पे नहीं, बल्कि एक दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होते हैं जो एक आर्टिकल लिखते हैं और रेफरेंस में booking.com या फिर ट्रैवल ट्रिप और बहुत सारे ट्रिप ऑटो जैसे आर्टिकल्स या लिंक्स को बैक लिंकिंग कर देते हैं, ताकि अगर आपको बुकिंग करवानी है, आपने मेरा आर्टिकल तो पढ़ लिया, टॉप 10 प्लेसेस टू गो ऑन अ ट्रिप फ्रॉम दिल्ली, उस आर्टिकल में उन्होंने दो चार रेफरेंसेस दे दिए कि आप अपनी बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं, होटल यहाँ से बुक कर सकते हैं, पैकेज यहाँ से बुक कर सकते हैं। और फिर जब आप उन क्लिक पे लिंक्स पे क्लिक करते हो तो वो आपको उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे ले जाते हैं। तो इसे कहते हैं बैक लिंकिंग। तो बैक लिंकिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है आप यूजर के लिए फ्रेंडली बना रहे हो, उनके लिए ईजी बना रहे हो, कि वो आप ही के आर्टिकल से डायरेक्ट उन वेबसाइट्स पे जा सकते हैं जहां से उनको बुकिंग करवानी है एक्चुअल में। फिर सोशल सिग्नल्स, जैसे कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे भी आप कई बार पोस्ट डालते हो, कई बार ब्लॉग्स डालते हो या कोई आर्टिकल डालते हो, तो आप वहां पे भी अपनी रैंकिंग अच्छी कर सकते हो, लिंकिंग कर सकते हो। वहां से भी आप अपने बिजनेस या ब्रांड नेम को ऑप्टिमाइज करके और टॉप पे ला सकते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल सिग्नल्स या सोशल एंगेजमेंट आपके बिजनेस का कैसा है। फिर बात करते हैं डोमेन अथॉरिटी की। डोमेन अथॉरिटी इज बेसिकली हाउ वेल योर वेबसाइट विल रैंक ऑन सर्च इंजन्स बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक पॉपुलैरिटी, कितने उस डोमेन की, साइज का साइट। अगर आपको पता हो तो बहुत बार डोमेन्स पे बहुत फाइट होती है। एक अच्छा डोमेन मिलना, अ, एक अच्छा बिजनेस का लिंक, मतलब जो आपके बिजनेस का नाम है वही नाम अगर आपको डोमेन में मिल सकता है तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बिजनेसेस का नाम कुछ और होता है लेकिन उनको सेम नाम का डोमेन नहीं मिलता, तो वो फाइट होती है। तो जब भी आप कोई बिजनेस खोल रहे हैं, ऑलरेडी आपका बिजनेस है, तो अपने बिजनेस का नाम सबसे पहले जाके ऑनलाइन आप सर्च कीजिए, उसका डोमेन देखिए कि उसका डोमेन आपको वेबसाइट होस्ट करने के लिए मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो डोमेन अथॉरिटी इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फिर सेकेंडरी हो जाएगा। लोकल साइटेशन, जिसमें हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंट और एक्यूरेट लिस्टिंग्स ऑफ योर बिजनेस नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, जो भी आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, वो सब इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, क्लियर मैसेज होना चाहिए, कुछ उसमें मिस नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास गूगल माई बिजनेस अकाउंट है जहाँ पे आपने अपने गूगल मैप्स भी लगा रखा है, तो उसको अपनी वेबसाइट से आप लिंक कीजिए।
ताकि आपके कस्टमर्स को और यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। उसके बाद ब्रांड मेंशंस, तो आप अपने ब्रांड नेम को और अपने प्रोडक्ट नेम को बार बार अपनी वेबसाइट्स पे यूज कीजिए, ताकि जब भी कोई आपका ब्रांड नेम सर्च कर रहा है, डायरेक्टली कोई आपका कस्टमर है जो सीधा जाके गूगल पे सर्च कर रहा है मिंत्रा, तो अगर आपकी खुद की वेबसाइट में आपका ब्रांड मेंशंस बहुत कम है या नेम प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग उसमें उस केस में इंपैक्ट होगी, कम हो जाएगी, नीचे आ जाएंगे। वहीं अगर आपके कॉम्पिटिटर ने आपका ब्रांड नेम अपनी वेबसाइट पर कई बार डाल दिया ना, तो हो सकता है कोई आपका ब्रांड नेम सर्च कर रहा है और उनकी वेबसाइट दिख रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखिए कि आपका ब्रांड मेंशंस कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार है आपकी वेबसाइट में। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की ऑफ पेज एसईओ फैक्टर्स की। बैकलिंक, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो उसके अंदर आप सीधा किसी और वेबसाइट का या किसी और बिजनेस का प्रमोशन डाल सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं, ताकि कस्टमर के लिए आसान हो जाए आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग से सीधा उनकी वेबसाइट पे जाना। ज्यादातर ट्रैवल ब्लॉगर्स ऐसा करते हैं, वो आर्टिकल्स लिखते हैं, सिटीज और प्लेसेस के बारे में लिखते हैं, कहाँ घूमना चाहिए, क्या करना चाहिए, और साथ साथ वो लिंक लगा देते हैं कि इस होटल में रुकिए, यहाँ से खाना खाइए, यहाँ से बुकिंग कीजिए। तो ये सब चीजें आती है आपकी बैक लिंकिंग में। फिर सोशल मीडिया एंगेजमेंट, जैसे कि हमने बात किया कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आपके ब्रांड का विजुअल प्रेजेंटेशन होते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब चीजें। फिर ब्रांड मेंशंस, अगेन हम इस बारे में बात कर चुके हैं, ये सिर्फ उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि आपका ब्रांड मेंशन, ब्रांड नेम कैसा मेंशन है, कहाँ मेंशन है। गेस्ट ब्लॉगिंग, जब कोई और आर्टिकल लिख रहा है आपके बारे में या फिर कोई और आर्टिकल लिख रहा है जिसमें आपके बिजनेस का नाम या लिंकिंग डाल रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए भी लोग एक्स्ट्रा पे करते हैं, एजेंसीज हायर करते हैं सिर्फ इस स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए। फिर फॉरम पार्टिसिपेशन, ये सिर्फ एक कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए है कि अगर आपको अपने कस्टमर्स या यूजर्स के साथ ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है, ज्यादा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जैसे मेटा करता है, मेटा ने खुद के पेजेस और कम्युनिटीज बना रखे हैं। मेटा आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप वहाँ पे ऐसे पेजेस या फॉरम्स बना लीजिए जहाँ पे आप एक प्रोडक्ट या एक चीज से रिलेटेड, फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स का एग्जांपल है कि आप किसी शहर में अगर हो, अगर आप जा रहे हो या शिफ्ट हो रहे हो, तो ऐसी कम्युनिटी, ऐसा पेज है जहाँ पे आप अपने रेंट या परचेज सकते हो। तो फोरम पार्टिसिपेशन में बेसिकली आपका यूजर्स के साथ लॉन्ग टर्म लॉयल्टी और कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए एक फीचर है। ये सारे वो एसईओ टूल्स है और एनालिटिक्स टूल है। मैं चाहूंगी कि आप लोग एक सेकंड फोन उठा के अपना ये पिक्चर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि एसईओ के लिए आप ये सारे टूल्स यूज कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स हो गया आपका, सेमरश हो गया, एएचआरएफ्स हो गया, ये सारे टूल्स एसईओ में, जितने भी लोग ऑलरेडी एसईओ कर रहे हैं उनको पता होगा कि आप अपने कीवर्ड रिसर्च के लिए, अपनी वेबसाइट की पेज स्पीड के लिए या मल्टीपल पर्पसेस के लिए इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। और इसमें से हम एक एग्जांपल आपको दिखा सकते हैं आंसर द पब्लिक के या फिर गूगल कीवर्ड प्लानर का, कि कैसे आपकी रिसर्च आगे प्रोडक्टिव या यूजफुल हो सकती है इन टूल्स को यूज करके। आई होप आप सबने ये पिक्चर क्लिक कर लियो, तो हम आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एसईओ की सक्सेस स्टोरीज डाली हैं आपके लिए इस लिंक में। इससे पहले कि हम इस लिंक पे जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगी इस लिंक पे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स या बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस की स्टोरीज हैं कि कैसे उन्होंने सही एसईओ की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। विमियो एक करके एक ब्रांड है जिसने एक एक प्लेटफॉर्म है जहां पे उनके कस्टमर्स को वीडियो एसईओ करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने अपना पूरा प्लेटफॉर्म ही अपग्रेड कर दिया, पूरा प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिया और फीचर दे दिया कि अगर आपको विमियो पे अपना साइट बनाना है या विमियो को यूज करके अपना एक वीडियो ऐड करना है अपनी वेबसाइट पे, तो आप कैसे इजीली एक क्लिक से वीडियो ऐड कर सकते हो और अपना यूजर एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप वर्डप्रेस का एग्जांपल देखो और आप किसी ने अगर वर्डप्रेस पे काम करा हो, तो ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ सालों में वर्डप्रेस ने ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स इंट्रोड्यूस करे हैं जिसकी वजह से अब आपको अलग से बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता फॉर्म बनाने में या अपनी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन डालने में। आप प्लगइन पे क्लिक करेंगे और वो प्लगइन को इंटीग्रेट करेंगे अपनी वेबसाइट पे, तो आप अपनी वेबसाइट की थीम्स भी चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बना सकते हैं या फिर सोशल मीडिया सर्वेज और ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं सिर्फ एक प्लगइन को इंस्टॉल करके। आइए अब इससे पहले मैं और आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल या वो केस स्टडीज कुछ दिखा देती हूँ, वो लिंक दिखा देती हूँ, ताकि अगर आप चाहें तो बाद में बैठ के अपने आराम के टाइम में आप पढ़ सकते हैं। इन केस स्टडीज को पढ़िएगा, आप देखेगा कि कैसे डिफरेंट बिजनेसेस ने राइट एसईओ या डिफरेंट एसईओ स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करके कैसे अपना बिजनेस और ज्यादा हाई रैंक करा है। ये developers.google.com एक गूगल का ही प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप अगर आप केस स्टडीज डालोगे तो आपको बहुत तरह की केस स्टडीज मिल जाएंगी। मैं चाहूंगी कि आप जाके गूगल पे टाइप करें एसईओ केस स्टडीज, तो आप देख सकते हो यहाँ पे विक्स की एसईओ की केस स्टडी है, क्रॉस रीजनल वीडियो की
एसईओ स्टडी है। विमियो, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कैसे उन्होंने वीडियो फीचर दे के अपने कस्टमर्स और यूजर्स को हेल्प किया। बहुत सारी केस स्टडीज हैं, तो मैं अभी किसी एक स्पेसिफिक केस स्टडी पे बात नहीं करना चाहती। मैं बस आपको दिखाना चाहती थी कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप डिफरेंट केस स्टडीज ये जान सकते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि कैसे इन बिजनेसेस ने राइट एसईओ टेक्निक को इस्तेमाल करके अपना ऑर्गेनिक रिजल्ट्स बूस्ट करें, इंप्रूव करें। चलिए हम स्लाइड पे वापस चलते हैं। मैं आपको इसके बाद एक बार क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ फ्यूचर का, कि एसईओ का फ्यूचर क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2028 में एज पर द स्टडी ये प्रिडिक्शन है कि आपका 122 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस हो जाएगा। मतलब एसईओ की कितनी डिमांड है। आप पेड कैंपेन्स ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन एसईओ एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको हमेशा करनी चाहिए। और आगे फ्यूचर में एसईओ में क्या स्केल है, क्या इंप्रूवमेंट है, वो बताते हैं। एआई पावर्ड सिमेंटिक सर्च एडॉप्शन। एआई पावर्ड सिमेंटिक सर्च एडॉप्शन का मतलब ये है कि आपका ज्यादा से ज्यादा चीजें और एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन एआई जनरेटेड हो जाएगी। तो एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, गूगल जेमिना यूज करते हैं, तो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की भी जो रिजल्ट्स और जो ऑप्टिमाइजेशन है वो ज्यादा ज्यादा एआई ड्रिवन हो जाएगी। फिर वॉइस बेस्ड सर्च। एक टाइम हुआ करता था जब हम लोग सिर्फ टाइप कर पाते थे और QWERTY कीवर्ड यूज करते थे। वक्त बदला, एडवांसमेंट आई टेक्नोलॉजी में, हम लोग टच पे शिफ्ट हो गए। आज की डेट में टच में भी टाइप करने के पास का जब ज्यादा टाइम नहीं होता तो लोग एलेक्सा और सिरी को वॉइस कमांड्स देते हैं। तो वॉइस बेस्ड सर्च आगे बहुत बढ़ जाने वाला है। तो आपको आगे ऐसे फीचर्स का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप ज्यादा से ज्यादा अपने आगे चेंजेस करेंगे, अपनी वेबसाइट पे ऑप्टिमाइज करेंगे, कि जो भी आप वेबसाइट कंटेंट बना रहे हो, जो भी वेबसाइट बना रहे हो, आपकी वो एक तो एआई फ्रेंडली है, आपकी वॉइस बेस्ड सर्च, मतलब आपके उसमें ये फीचर होना चाहिए कि सर्च में लोग सिर्फ टाइप नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर वो वॉइस से भी कुछ चीज यूट्यूब पे जैसे अगर आप जाते हो, आप कोई सर्च करना होता है, कई बार टाइप नहीं करते, आप सिर्फ वॉइस कमांड क्लिक करते हो, वॉइस का बटन, और आप अपना सर्च बोल देते हो कि मुझे ये गाना सुनना है। सिमिलरली अगर आप अपनी वेबसाइट में भी इस तरह का टूल, इस तरह का एक एलिमेंट इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपके यूजर और कस्टमर के लिए ये आसान हो जाएगा। जब आपके यूजर और कस्टमर के लिए वो जर्नी आसान हो जाएगी, आपका प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढना आसान हो जाएगा, तो उनके लिए सेल करना या कन्वर्ट होना भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो जितने ज्यादा फीचर्स आप देंगे अपने कस्टमर्स को, अपने टारगेट ऑडियंस को, अपने यूजर्स को, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि एट द एंड रिजल्ट आपका ही इंप्रूव होगा। लास्ट है मोबाइल फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन नेसेसिटी। मोबाइल फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन को इसलिए नेसेसिटी माना जाता है कि अगर आप वेबसाइट सिर्फ डेस्कटॉप को ध्यान में रख के बना रहे हैं, और आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेरी वेबसाइट अच्छी डेस्कटॉप पे चल रही है, अच्छी पेज स्पीड है, लेकिन मोबाइल पे वो खुल नहीं रही है, फोन डिवाइसेस पे वो खुल नहीं रही है, या ठीक से लोड नहीं हो रही है, या इन्फॉर्मेशन या कंटेंट ओवरलैप हो रहा है, तो वो एक बैड यूजर एक्सपीरियंस है। ज्यादातर लोग, अधिकतर लोग, चाहे इंडिया या ग्लोबल आप रिसर्च करें, मैक्सिमम लोग यूजर्स या ट्रैफिक जो आता है वो मोबाइल डिवाइसेस से आता है, आपका 60 to 70%, क्योंकि ज्यादातर पूरे दिन ट्रैवल करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए सब फोन का यूज करते हैं। डेस्कटॉप पे कोई भी चीज सर्च कर पाना कंपैरेटिवली ओवर द ईयर्स कम हो गया, ओवर द डेकेड्स। तो जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि उसको रिस्पॉन्सिव बनाए, वो मोबाइल पे भी खुल सके, वो आपकी आईपैड पे भी खुल सके, वो आपकी डेस्कटॉप पे भी खुल सके। अब हम बात करते हैं कीवर्ड। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के कुछ स्लाइड्स में बताया था, वेबसाइट कंटेंट का बैकबोन होता है कीवर्ड। कीवर्ड रिसर्च बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, कीवर्ड्स बहुत क्रूशियल होते हैं। किस तरह का चॉइस ऑफ वर्ड्स या मैसेज आप अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसी से आप कनेक्ट कर पाओगे। जब आप अपने यूजर से बात नहीं कर पाते, आप मिल नहीं पाते, सिर्फ एक कंटेंट ही है जिसके माध्यम से आप अपने यूजर या टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पा रहे हो, तो ध्यान रखिए कि आपका जो कंटेंट है, जो कीवर्ड्स हैं, वो बहुत बहुत रेलेवेंट हो और बहुत ज्यादा कनेक्ट कर सके आपके कस्टमर या टारगेट ऑडियंस से। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, किस तरह का बिजनेस आप चला रहे हो, किस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस आप बेच रहे हो, क्या चाहिए, आपका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सब ध्यान रखते हुए, अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हुए आप अपना कंटेंट बनाओ। अगर आपका यंग जनरेशन टारगेट ऑडियंस है, यूथ टारगेट ऑडियंस है, तो आप थोड़ा फ्रेंडली या फंकी अपना कंटेंट को रखें। अगर आपके कोई ऐसे बिजनेस टाइकून या बिजनेसमैन आपके टारगेट ऑडियंस है, तो जो आपकी लैंग्वेज होगी, जो आपका कंटेंट होगा, वो उसी तरह से लिखा जाएगा, वो उसी तरह से डिजाइन होगा। सिमिलरली कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके कॉम्पिटिटर किस तरह के कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, किस कीवर्ड पे वो रैंक कर रहे हैं, या किस कीवर्ड पे आपको उनको आउट रैंक करना है। हो सकता है कि एक प्रोडक्ट आप भी बेच रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर बेच रहा है, और आप दोनों रैंक कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा उस कीवर्ड के कौन कौन से सिनोनिम्स हैं, या उससे रिलेटेड या सिमिलर और क्या कीवर्ड्स मैं यूज कर सकता हूँ, जिससे मैं अपने कॉम्पिटिटर को आउट रैंक करूं, मतलब उसको पीछे छोड़ के मेरी वेबसाइट ऊपर दिखाऊं। फिर यूज कीवर्ड रिसर्च टूल।
जब हम कीवर्ड रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म लगता है, सर दर्द होने लगता है जब बात आती है रिसर्च की। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि गूगल पे या मार्केट में ऐसे बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च टूल हैं जो आपके जॉब को, आपके रिसर्च वर्क को बहुत आसान कर देते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में हम बात करेंगे आगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दे रखे हैं, जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर, एसईएम रश, एएचआरएफ्स टू फाइंड हाई वॉल्यूम इन कंपटीशन कीवर्ड्स। आपका कंपटीशन क्या यूज कर रहा है, आपको ये भी पता चल जाएगा आपके प्रोडक्ट और सर्विस के अराउंड। फिर हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेट कीवर्ड स्ट्रैटेजिकली। जैसे कि हमने बात करी, आपको बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कौन सा कीवर्ड रेलेवेंट है, क्या कीवर्ड आपके लिए, आपके यूजर के लिए इंफॉर्मेटिव या सही रहेगा, क्या वो सर्च कर रहे हैं, उनकी सर्च टर्म को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए आगे हम सीखते हैं कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करें। उससे पहले मैं बस आपको क्विकली ये दिखाना चाहती हूँ, आई होप आप सब इनको जानते हो, ये है बिल गेट्स, ये है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, और इनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, कंटेंट इज किंग। जो भी कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे जो भी मैसेज डाल रहे हो वो किंग है। तो आपका कंटेंट सबसे ज्यादा टॉप नॉच होना चाहिए, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, चाहे आप इधर उधर से बजट या पैसे कम कर लो। आइए आगे हम सीखते हैं कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कीवर्ड प्लानर टूल। ये बहुत ही ज्यादा फेमस और फ्री टूल है अगर आपको गूगल एड्स पे अकाउंट बना हुआ है। हालांकि जैसे हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि गूगल एड्स कैसे साइन अप करते हैं, कैसे साइन इन करते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको क्विकली दिखा देती हूँ साइन इन करके। तो ads.google.com आप अपने यूआरएल अपने वेबसाइट पे, सॉरी नॉट वेबसाइट, अपने ब्राउजर पे डालेंगे, ये आपको सीधा आपके गूगल एड्स अकाउंट में ले आएगा। अब यहाँ पे आपको टॉप राइट में कुछ आइकन्स मिलते हैं जिसमें से आप कीवर्ड प्लानर टूल में जा सकते हैं। तो कीवर्ड प्लानर टूल को यूज करने के कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन अगर आप गूगल एड्स अकाउंट बनाते हो तो उसमें आपको कैंपेन्स चलाने के, एड्स चलाने के पैसे देने पड़ते हैं। तो जैसे ही आप अपना गूगल एड्स अकाउंट खोलोगे, ये 4-5 आइकन्स आपको मिलेंगे। आपको जाना है टूल्स एंड सेटिंग्स में, फिर प्लानिंग के अंदर आपको मिल जाएगा कीवर्ड प्लानर। जब आप कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे, ये आपको आगे ऑप्शंस देगा। अब आप अपने एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम जानना चाहते हैं, कोई कीवर्ड्स आपको ऑर्गेनाइज करने हैं जो आपके पास ऑलरेडी हैं, या नए कीवर्ड्स। हमारे केस में हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें अगर एक प्रोडक्ट है तो उसके अराउंड क्या क्या कीवर्ड्स है। अब मेरा वॉच का बिजनेस है, मेरी एक वॉच की शॉप है, तो मैं चाहती हूँ कि वॉचेस के अराउंड जो जो कीवर्ड्स है मुझे बताइए। वॉचेस, क्लॉक्स, 2-4 कीवर्ड्स मैं गूगल को दे दूंगी और उसके बाद गूगल खुद अपने सजेशंस मुझे इसमें देगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कीवर्ड्स मैंने डाल दिए, आप चाहे तो इससे ज्यादा डाल सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई वेबसाइट यूआरएल है, जैसे आपको खुद की वेबसाइट का लिंक डालना है या किसी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का लिंक डालना है, ताकि गूगल उनकी वेबसाइट पे क्या कंटेंट है, क्या कीवर्ड्स है, वो आपके लिए ढूंढ सके, तो आप वो भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसे ओपन छोड़ेंगे और सिर्फ गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने 3 कीवर्ड्स देखे हैं, डाले हैं यहाँ पे, गूगल उसके अराउंड आपको कीवर्ड्स दे रहा है। अब यहाँ पे आपको ऊपर कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, कौन सी कंट्री के लिए आपको देखना है। तो यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट कनाडा है, आप इसे इंडिया कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया। आप इसको या फिर किसी इंटरनेशनल मार्केट को अगर आपको डालना है, आपने यहाँ कंट्री चेंज करी, आप चाहे तो आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको बाय डिफॉल्ट रखेंगे, और डेट रेंज। तो ये आपको पिछले 12 महीने मतलब 1 साल का रिजल्ट दिखा रहा है कि 1 साल के डेटा के हिसाब से कि गूगल पे लोगों ने क्या क्या सर्च किया है, ये आपको कीवर्ड सजेशन दे रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 3 कीवर्ड्स मैंने डाले थे, उसके अलावा ये सारे सर्चेज हैं जिनके 1000 से 1 मिलियन के बीच में एवरी मंथ, एवरेज मंथली ये सर्चेज है, मतलब हर महीने कम से कम इतने लोग तो इस कीवर्ड को सर्च करते ही हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें उनका बिडिंग कैसा रहेगा, कितना कंपटीशन है, हाई, मीडियम, लो। और सिमिलरली आप चाहें तो इसको आगे यहाँ से चेंज करके और कीवर्ड्स भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई और सेटिंग यहाँ पे चेंज करनी है कि इसमें ब्रांड, अगर आपको नहीं चाहिए कि ब्रांड कीवर्ड्स आए जैसे रोलेक्स, कैसियो, एप्पल, कि मुझे सिर्फ नॉर्मल कीवर्ड्स दिखाओ, ब्रांड नेम हटा दो,
तो आप इसको अनचेक करेंगे तो आपके कीवर्ड्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको चाहिए कि कोई MI, फिटबिट, रियलमी जैसे नाम ना डाले तो आप उसको भी एक्सक्लूड कर सकते हो। ये सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे राइट में देता है, आप चाहो तो इसको जेंडर स्पेसिफिक कर सकते हो। अगर आप किड्स वॉच नहीं बेचते हो और आप सिर्फ मेन वीमेन या खाली विमेन वॉचेस बेचते हो तो आप इसमें मेन और किड्स को हटा सकते हो। सिमिलरली कंपनी, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, आप जो चाहे कस्टमाइज कर सकते हो और उसके बेसिस पे कीवर्ड्स देख सकते हो। अगर आपको लगता है ये कीवर्ड्स आपके लिए रेलेवेंट हैं और आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जाके इस कीवर्ड लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो अपने कैंपेन्स में टारगेट करने के लिए, या फिर यहाँ से और कॉलम ऐड कर सकते हो कि अगर आपको देखना है इसका कंपटीशन कितना है, ऑर्गेनिक इंप्रेशन शेयर कितना है, ऑर्गेनिक एवरेज पोजीशन कितना है, ये सारी चीजें। तो गूगल आपको ये अपॉर्चुनिटी या ये फीचर देता है कि अगर आप 3 या 4 कीवर्ड्स यहाँ पे डालो और आपको वो ये बता दे कि लोग इसके अराउंड क्या सर्च कर रहे हैं, उनकी सर्चेस क्या हैं, क्योंकि गूगल के पास ह्यूज डेटा है। तो सिमिलरली आप ये देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप गूगल ट्रेंड भी देख सकते हो। गूगल ट्रेंड भी एक गूगल का फ्री टूल है जिसमें गूगल बता देता है कि आपको इस कीवर्ड, प्रोडक्ट या न्यूज के अराउंड क्या ट्रेंड चल रहा है। इसके लिए आपको सिंपल गूगल ट्रेंड आप टाइप करोगे, आपको टॉप में रिजल्ट आ जाएगा trends.google.com। जैसे गूगल का एड कैंपेन या एड अकाउंट है ads.google.com, सिमिलरली trends.google.com आप इस पे जाएंगे, ये आपको एक सिमिलर इंटरफेस देगा सर्च जैसा, जहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट या कुछ भी कीवर्ड सर्च करना है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि माउंटेन्स के अराउंड लोग क्या सर्च कर रहे हैं या क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ये आपको एक ओवरव्यू, एक डायरेक्शनल आइडिया दे देगा कि अभी ट्रेंडिंग क्या है, क्या पॉपुलर हो रखा है, या लोग किस तरह की चीजें सर्च कर रहे हैं। आप पास डे कर सकते हो इसमें, पास 90 डेज, 12 डेज, 12 मंथ्स, जितना भी आपको ड्यूरेशन रखना है कि मुझे पिछले 1 साल का ट्रेंड करना है, देखना है, या मुझे ये देखना है कि अभी कोई न्यूज है, कोई बड़ा कुछ हंगामा हो गया है तो पास्ट 4 आवर्स में लोगों ने उसके अराउंड क्या सर्च करा है, आप वो भी देख सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए इसको पास्ट 30 डेज कर देते हैं कि पास्ट 30 डेज में, क्योंकि छुट्टियों का मौसम है, अभी बहुत सारे लोग हो सकता है घूमने जाएं, तो मैं ये देखना चाहती हूँ, मेरी ट्रैवल कंपनी या ट्रैवल पैकेजेस में बेचती हूँ, तो लोग माउंटेन्स के अराउंड क्या सर्च कर रहे हैं, किस तरह के कीवर्ड्स या सर्चेस में यूज कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं रिलेटेड टॉपिक्स हैं, रिलेटेड क्वेरीज हैं, इस तरह के लोग चीजें सर्च कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको ब्रेकआउट भी कर सकते हो। तो इस तरह के टूल्स है, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, यूज करें, देखिए कि किस तरह का डेटा आपको मिल रहा है, किस तरह के कीवर्ड्स या रेलेवेंट सर्चेज आपको मिल रही हैं, और फिर अपने कैंपेन स्ट्रैटेजीज में उसको इम्प्लीमेंट करें। सिमिलरली एक और टूल है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है नील पटेल का। नील ये एक हमारे जैसे ही मार्केटर हैं, लेकिन इनकी नॉलेज और इनकी इन्फॉर्मेशन पे बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस और आर्टिकल्स हैं। तो नील पटेल से आप काफी कुछ सीख सकते हैं, उनके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं स्ट्रैटेजीज पे, एसईओ स्ट्रैटेजीज पे। ये आंसर द पब्लिक, आप जाएंगे answerthepublic.com टाइप करेंगे, ये इस तरह का आपको एक टूल, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये आपको इंटरफेस देगा जहां पे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करके देख सकते हो कि उसके अराउंड क्या सर्चेज हो रहे हैं। अब जैसे अगर आप गूगल पे, या चलिए गूगल पे तो हमने 2 एग्जांपल्स देख लिए, मुझे देखना है कि लोग यूट्यूब पे डांस के अराउंड क्या सर्च कर रहे हैं। कुछ सेकंड्स लेगा ये इन्फॉर्मेशन को लोड करने में और उसके बाद आपको डेटा यहाँ पे बता सकेगा। आप चाहे तो उसको स्विच भी कर सकते हैं, लाइव सर्च में भी अगर आपने सर्च कर दिया है तो आप चाहे तो देख सकते हैं टिकटॉक पे क्या सर्च हो रहा है उसके अराउंड, अमेजोन पे क्या हो रहा है इंडिया में। आप चाहे तो यहाँ से कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको विजुअल प्रेजेंटेशन काफी अच्छा देता है। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई पिच बनानी है और आपको अपने क्लाइंट्स को दिखाना है, तो ये आपको विजुअल प्रेजेंटेशन काफी अच्छा देगा कि देखिए आपके जो कीवर्ड है, डांस के अराउंड इतने सारे क्वेश्चंस हैं, लोग ये सर्च कर रहे हैं, और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, कितने लोग इसके बारे में आगे सर्च करने वाले हैं, उसका सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा डॉलर्स में दिखा रहा है। आप चाहे तो यहाँ से मार्केट चेंज करके इसको चेंज कर सकते हैं। ये व्हील फॉर्मेट ज्यादातर प्रेजेंटेशंस के केस में यूज होता है, आप चाहे तो इसको लिस्ट में या फिर टेबल फॉर्मेट में भी कर सकते हो। तो ये भी आपका एक फ्री टूल है, और मतलब 2 से 3 बार आप इसका ट्रायल लेने के बाद आप चाहो तो इसका पेड या
प्रो वर्जन भी यूज कर सकते हो एक नॉमिनल से अमाउंट के साथ, लेकिन ये भी आपको इस तरह की काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। कैन से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड, इससे रिलेटेड। सो डांस आपका मेन कीवर्ड रहेगा, लेकिन उसके अराउंड ही आपको काफी सारी सर्चेस दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये 3 टूल्स हैं जो मैंने आपको आज बताए। आप जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको याद नहीं रहेगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो देख नहीं रहे हैं। तो इसके आसपास अभी तक हमने जो भी पढ़ाया, जो भी आपको सिखाया, आज जो भी समझाया, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं और दीपक वो क्वेश्चंस आपके लिए क्विकली एड्रेस कर सकें। इनफैक्ट पुराने सेशन से भी आपको लगता है कि कोई चीज थी जो